तो जो फॉरगॉट पासवर्ड है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो सामने यूजर से क्या पूछना है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड बटन ये कहीं हमने लगाया होगा, ये रहा। तो इसके कमांड पर कोड आगे लिखेंगे। कमांड इक्वल टू, मान लो इसका नाम फॉरगॉट कर दिया। अब इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे ये बनाया, लॉगिन फंक्शन बनाया है, ऐसे ही एक फंक्शन बना देंगे यहाँ पर फॉरगॉट नाम से। एक काम करते हैं, इस पर हमें कोई वैलिडेशन तो लगाना है, लगाना है चलो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो मेन स्क्रीन चल रही है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और एक फॉरगॉट स्क्रीन बना लेते हैं, उस पे चलेंगे। फॉरगॉट स्क्रीन नाम का कोई फंक्शन है नहीं, बनाएंगे अभी। और फॉरगॉट स्क्रीन फंक्शन के अंदर ये वाला कोड सेम लिखेंगे जो अब तक लिखते आ रहे थे। लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम है, जब बटन के क्लिक पर हम इस वाली टीके की विंडो को डिस्ट्रॉय करेंगे और उस वाली विंडो को कॉल करेंगे, तो जो ट्रांजिशन होगा वो इतना स्लो होता है कि आप फील कर पाओगे कि एक सेकंड के लिए कुछ भी नहीं है, खाली लैपटॉप का डेस्कटॉप आपका डेस्कटॉप देख रहा है। ऐसा कर सकते हो कि आप रूट विंडो बना सकते हो और उस रूट विंडो पर आप अपना फॉरवर्ड वाला लेके चलो, लेकिन फिर उसमें ऊपर जो हेडर लगाया है, लोगो लगाया है, वो सब दोबारा फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पर है नहीं हमारा, है ना। कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप फिर उसके अकॉर्डिंग एक डिजाइन पहले से हमें एक डेवलप करनी थी, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ करा जाता अगर ऐसा कुछ था तो। अब यहाँ पर लॉग आउट बटन तो बनाएंगे नहीं, यहाँ पे बनाएंगे ओके बटन, यहाँ पर, या बैक बटन कर देते हैं। और यहाँ लगा देते हैं बैक। रिलेटिव एक्स रिलेटिव वाई दोनों जीरो जीरो कर देते हैं। इसका कमांड लॉग आउट की जगह बैक कर देते हैं। और इसका फंक्शन भी यही बना देते हैं साथ ही साथ। करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करके मेन स्क्रीन वाले पर चले जाते हैं। देखो कुछ इस तरह से शायद लगेगा। तो यहाँ पर क्लिक करा फॉरगॉट पासवर्ड पे। उसका कमांड, कमांड इक्वल टू फॉरगॉट, डायरेक्ट लिखना है ना कि स्ट्रिंग में। यहाँ गया। अब यहाँ पर आप सोचो, इस पे क्लिक करो तो यहाँ आ रहे हैं। तो इस पे क्लिक करने से
अब जो हमारे सामने स्क्रीन आई है, इस स्क्रीन पर आप क्या करना चाहते हैं? तो हमने कहा यूजर से हम दो चीजें पूछेंगे, उसका अकाउंट नंबर और उसकी ईमेल। और जैसे अकाउंट नंबर ईमेल आएगा, यहाँ से अब हमारे पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता होगा कि सीधा बटन पे क्लिक करो और उसकी मेल पर पासवर्ड सेंड कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि पासवर्ड सेंड करने की बजाय वहां पर एक ओटीपी सेंड करो, और ओटीपी सेंड करने के बाद वो वेरीफाई कराओ यहाँ पे। अगर वो वेरीफाई, यहाँ पे ओटीपी का बटन बना दो, और जैसे वो क्लिक करेगा वैसे ही एक टेक्स्ट फील्ड ओपन हो जाएगा ओटीपी के लिए। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर एक बटन आएगा वेरीफाई करने का। सब कुछ सही है तो आप उसे पासवर्ड ही बता दो, गलत है तो मत बताओ। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चाहूँ तो पासवर्ड सीधा सेंड कर दो, और चाहूँ तो ओटीपी सेंड कर दो, और फिर यहाँ पर वो अपना ओटीपी को वेरीफाई कर सकता है कि वो सही है, तो पासवर्ड आपका यही बता दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो तरीका आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन ये भी है कि ओटीपी अगर वेरीफाई हो जाए तो उसको पासवर्ड मत बताओ, उससे कहेंगे एंटर योर न्यू पासवर्ड, एंटर कंफर्म पासवर्ड। अब पासवर्ड जो आप दे रहे हो वो हो गया। तो जो तरीका सही लगता है वो आप कर लेना। फिलहाल हम यूआई बना रहे हैं, तो यूआई बनाने में पहले इतना बना लेते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर का एक एंट्री लेबल और ईमेल का एक एंट्री लेबल, है ना। बाकी वर्किंग जब आएगी तो एक बार और डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर एक एंट्री एक लेबल मुझे चाहिए। तो कई सारे एंट्री लेवल बन चुके हैं, कहीं से उठा लो। ये ले लो, अकाउंट नंबर एंट्री, अकाउंट नंबर लेबल। हाँ, इसमें फॉरवर्ड वाले में। हाँ, चल ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो अकाउंट नंबर आ गया, एंट्री आ गई उसकी। उसके बाद सेम मेल के लिए भी रखेंगे, तो ये हो गया ईमेल का। फोकस बस पहले वाले को कराते हैं। चलो देखते हैं पहले इतना हमारा क्या आता है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे कुछ। इसको थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पर आप चाहते हो कैप्चा वाला लिख कर आ जाए, है ना, जैसे पहले आ रहा था। तो एक बार करके देख लेते हैं। ये रहा। अब समस्या ये आएगी कि ये जो कैप्चा लेबल है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पर लगा रखा है, ग्लोबल बना रखा है। और वहाँ जो हम फंक्शन यूज कर रहे होंगे, रिफ्रेश वाला। चलो, यहाँ भी रिफ्रेश करवाओगे? चलो देखते हैं। पहले सिंपल वाला कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर रिफ्रेश वाले पर आएंगे।
एक ये कॉपी करना है और ये तीनों चीजें कॉपी कर लेनी है। देखते हैं। रिफ्रेश बटन आ गया, एक एंट्री वाली बात और रह गई। तो कुछ चेंज तो करना नहीं है, सब कुछ सही लग रहा है। अब यहाँ पर जो रिफ्रेश बटन है, इसका एक्शन हमने क्या दिया है वो देखते हैं। कमांड इक्वल टू रिफ्रेश। अब रिफ्रेश जब क्लिक करेंगे तो पहले ये लोकल स्कोप में देखेगा, नहीं मिलेगा तो वहां से चलेगा, चल जाएगा। सेम चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर वो एंट्री देनी पड़ेगी फिर मुझे, अब जहां पर हम यूजर से कैप्चा एंटर करवाएंगे। इसलिए चल गया। अगर वो नाम अलग होता तो फिर कोड और सोचना, कुछ और सोचना पड़ता, तब चलता। मतलब ये इस तरफ जा सकते हैं कि जो कैप्चा वाला है उसका अलग ही एक मॉड्यूल बना दो, और उसके अंदर दो फंक्शन डाल दो, एक जनरेट कैप्चा और एक रिफ्रेश। तो जो भी इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करते समय जब वो फंक्शन कॉल करेगा तो उस फंक्शन को हमारा रीड कर लेगा, और जब रिफ्रेश करने जाएगा तो रिफ्रेश वाले में उस ऑब्जेक्ट को पास करेगा एज आर्गुमेंट, जिस ऑब्जेक्ट पर वो हमारा रिफ्रेश कराना है, एज आर्गुमेंट पास करेंगे, है ना। जैसे जो आप कहना चाह रहे हो उसको अगर मैं कोशिश करूं समझाने की, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या करा, रिफ्रेश चलाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो इसका नाम मैं कुछ और रख देता, है ना। तो मुझे क्या करना होता, इस रिफ्रेश के कॉल करने पर इसको एज आर्गुमेंट यहाँ पास करना पड़ता, और उसके बाद रिफ्रेश को फिर मैं यहाँ पर क्या करता, आर्गुमेंटेड बनाता, और यहाँ पर उसको रिसीव करता, मान लो कंपोनेंट नाम से कुछ बना दिया। अब जो भी रिफ्रेश कॉल करेगा और वहां पर जो चेंज करना है वो कंपोनेंट आर्गुमेंट में आएगा और उसमें चेंज हो जाएगा। कमांड के अंदर आर्गुमेंट देने का तरीका लैम्डा फंक्शन से सीखा जाता है। यहाँ पे इस तरह से चलेगा, कहाँ गया, रिफ्रेश हीरा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, क्या करेंगे, यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसके अंदर से रिफ्रेश कॉल करेंगे अब, और यहाँ पे हम अपना जो कंपोनेंट है ये वाला एज आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, वहां पर उसे रिसीव करेंगे, सेम जब यहां से कॉल करेंगे तो इसी तरह कॉल करेंगे और ये वाला कंपोनेंट पास कर देंगे, इसका नाम चाहे कुछ भी हो, और फिर वहां पर रिसीव हो जाएगा। ऐसे करके किया जा सकता है। ठीक है। बाकी ये जो कह रहे हैं इनका तरीका भी सही लग रहा है कि आप कई बार जब कैप्चा चला ही रहे हो तो कैप्चा नाम से अलग ही एक मॉड्यूल बना लो, और इंपोर्ट कैप्चा करके फिर अपना उसका इस्तेमाल करते रहो। ये और बेटर अप्रोच हो सकती है, मॉड्युलरिटी कोड में आ जाएगी, कोड लाइट वेट हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो एक बार आप अपने लेवल पर जो ये कह रहे हैं करने की कोशिश करना अपने लेवल पर। ठीक है। अब अगला काम क्या था, इनपुट कैप्चा की एंट्री। अब बटन चाहिए होगा। देखो भैया, अब यहाँ लॉगिन की जगह यहाँ पे लिख देते हैं सेंड ओटीपी। रीसेट को रीसेट ही रखते हैं। कमांड इसका यहाँ से हटा देते हैं अगर लगाया है तो, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बदल देते हैं। पोजीशन, प्लेस ऑफ पैडिंग नहीं चलेगी। पैडिंग या तो ग्रिड में चलेगी या पैक में चलेगी, क्योंकि प्लेस में तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। तो थोड़ा सा इसको इधर करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ये वाली स्क्रीन हमारी लगभग डिजाइन हो गई। बाकी अपना जो करना होगा अपने आगे करते रहेंगे। जितना प्रेजेंटेशन में आप करवा रहे हो, जब लॉजिक वाला पार्ट तैयार होगा, डेटाबेस वाला पार्ट तैयार होगा, उन सब के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा आपके लिए, है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ रिफ्रेश मान लो नहीं लगाया होता, तो सिर्फ इतना ही कोड मैनेज करना पड़ता मुझे। अब मैंने रिफ्रेश लगा दिया है, तो साथ में ये भी मैच करना पड़ेगा, भले ही वो कोड 2 लाइन का है। पर ध्यान रखना होगा कि हम क्या सामने वाले को दिखा रहे हैं, और फिर उसके पीछे का लॉजिक हमारा क्या चलेगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यूजर वेलकम लॉगिन कर चुका है, एडमिन वाला, तो अब अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो अभी अकाउंट ओपन करते समय सिर्फ एक ब्लैंक फ्रेम आ रहा है। अब इसके बारे में तैयारी करो कि यूजर का अकाउंट जब ओपन किया जाएगा, तो क्या क्या चीजें हैं उससे जो आप मांगने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे उसका मेल, उसका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, बस यही 3 4 चीजें आप अपना मांग लो। ठीक है, टाइप मांग लो, है ना। करंट सेविंग क्या है, मतलब जो जो चीज मांगना चाहते हो अपना मांग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब लॉगआउट तो चल ही रहा है हमारा। तो हमारा जो बटन था, ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट पर ये ये आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए एक लेबल और एक एंट्री। लेबल और एंट्री किसके लिए, नाम के लिए, ईमेल के लिए, है ना। तो लेबल और एंट्री कहीं से उठा लो, यही ले लो। लेबल, एंट्री, लेबल, एंट्री, दो तो यहाँ से कॉपी कर ली मैंने। कॉपी पेस्ट करते समय कर्सर का क्लिक सही जगह होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जिस फंक्शन के अंदर चलाना है उसी के अंदर हमें ये काम करना होगा। चलो, तो अब यहाँ पे लिख दिया हमने, ये पेस्ट मार दिया। अब ध्यान, इतना करने के बाद भी नीचे वाला बिगड़ गया, तो इसको एक साथ सेलेक्ट करके टैब कर देना। अब यहाँ पर अकाउंट लेवल नहीं है, हमें चाहिए नेम, यूजर का नेम, उसका लेवल, और साथ ही साथ निपटाते चलो। सोचने का थोड़ा इस बार नजरिया देखेंगे क्या रखना है। और ये आई फ्रेम पर है। पोजीशन, मान लो इसको भी मैंने पॉइंट बंद कर दिया, इसको पॉइंट बंद कर दिया, देखते हैं कहाँ पर क्या फिट बैठता है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमारा स्टाइल रहा है वो ये, कि हम एक लेबल देते हैं और लेबल के राइट में उसका एंट्री देते हैं। अब ऐसा रखते हैं, लेबल और लेबल के नीचे उसकी एंट्री लेकर आते हैं। देखो क्या मैं कर रहा हूँ, आपको अंदाजा लगेगा। तो इसी के नीचे मैं लाना चाहता हूँ, तो ये ऐसे ही रखते हैं, और इसको 0.15 करते हैं, देखते हैं। और ये फोकस, हाँ ठीक है। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या करने हैं समझ में थोड़ा सा आया। एक तो चेंज करना है, बैकग्राउंड पिंकी की जगह वाइट करना है। दूसरा, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आना है, 0.18 करके देखते हैं। फिर ईमेल, ईमेल उसके नीचे आएगा।
मान लो इसको 0.3 कर दिया, और ये 0.3 कर दिया। एक्स 0.38 कर दिया, और इसको आई फ्रेम, आई फ्रेम, और ये वाइट। देखे? अरे यार, ठीक है, अभी तक क्या था? नेम और ऐसे ला रहे थे। अब मैंने कुछ इस तरह का डिजाइन सोच लिया, थोड़ा इसको इधर खिसकाते हैं और थोड़ा बीच में गैप बढ़ा देते हैं। 0.1, 0.1, बीच का गैप बढ़ाना है। 0.4, 0.48, और जो लेबल आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। लेवल को बोल्ड करने की जरूरत है, चलो देख लेते हैं। नेम मांग लिया, मेल मांग लिया, यहाँ मोबाइल नंबर मांग लेते हैं, और अकाउंट टाइप मांगोगे और जेंडर मांगोगे? हाँ? पासपोर्ट साइज फोटो भी आना चाहिए? तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? चलो, ये भी कर सकते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, जब आपका अकाउंट बनता है, तो आपके अकाउंट में आपको अपनी फोटो खुद ही अपलोड करनी होती है पहली बार। आप जो फोटो दे आते हैं वो उनके कागजों पे ही रह जाती है। जनरली ऐसा ही रहता है ना? तो ले आते हैं इसको भी, यहाँ से ना रखकर, यूजर जब, जैसे हमारा वेलकम एडमिन हो रहा है, ऐसे ही जब यूजर का वेलकम करवाएंगे, तो वहां पर उसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का ऑप्शन दे देंगे। फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, और मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं यूजर से। गैप ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे तो थोड़ा कम कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ 3-4 लेके खत्म करते हैं। एक पहले पूरा वर्किंग आ जाए, उसके बाद फिर अपना ऐड करते रहना। यहाँ मोबाइल नंबर ले लो ऐसे करके। या तो जेंडर ले लो, या फिर अकाउंट टाइप ले लो। मान के चलो कि सेविंग अकाउंट ही खुल रहे हैं सारे के सारे, है ना? करंट अकाउंट वाली बात ही खत्म करते हैं फिर, क्योंकि करंट अकाउंट पे आओगे तो उसके अपने रूल्स अलग हैं। फिर उनको सोचना पड़ेगा। तो सबका मान के चलते हैं सब सेविंग अकाउंट है। जेंडर ले लो, चाहे तो, लेना चाहो तो, यहाँ पे जेंडर, इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्लान क्या है। इन दोनों को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट। सोचो, अगर मैं इनको कॉपी करके दोनों को पेस्ट करूंगा, तो क्या चेंज करना होगा मुझे? एक्स या वाई? एक्स, क्योंकि वाई तो सेम ही रहेगा। रिलेटिव वाई तो सेम, सिर्फ एक्स ही तो बदलेगा मेरा। ठीक है, फिर इस वाले को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, है ना? तो फिर से एक्स बदलेगा, क्योंकि इसका वाई जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। नेम, और नेम की एंट्री, उसको कॉपी करा, यहाँ लेकर आ गए, और नेम की जगह कर दिया मान लो मोबाइल, और यहाँ लिख दिया मोबाइल। अब हमें जाना था राइट में, तो 0.1 तो है ही, फिर टैक्स भी लाया होगा उसने, कुछ जगह ली होगी।
0.4 करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर इसको नेम की जगह मोबाइल एंट्री करते हैं। एक बार देखते हैं अलाइनमेंट सही आ गया कि नहीं आ गया। और ज़्यादा करना पड़ेगा। 6 करें? चलो, ये भी करके देखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर जेंडर, तो जेंडर के लिए जो ईमेल वाला लेवल है, लेवल तो ऐसे ही काम कर जाएगा। और ये 0.5 ही सही है। हाँ, ये तो लेबल हो गया ना। एंट्री की जगह कॉमा बॉक्स ले आएंगे, है ना। और इसको, वाई को पॉइंट कितना रखा था? 48। 0.4, ये 4 लेवल के लिए है ना। एंट्री को 48 रखा है। ठीक है। अब कॉमा बॉक्स ले आओ। कहाँ मिलेगा कॉमा बॉक्स? ये जेंडर कॉम्बो हटा दें इसे। हाँ, सही बात है, तो सेलेक्ट वाला रख लेते ना। जो सेलेक्ट वाला थर्ड वाला ये रख लेते हैं। अब इसको आई फ्रेम बनाना है एक तो। और इसका एक्स वाई इसके हिसाब से रखना है 0.5, 0.48। यहाँ पर मेल, फीमेल, अदर्स, और यहाँ पर अरे, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ही अच्छा से बटन तो लगा दो इसमें। बटन एक तो हो गया ओपन अकाउंट का, एक हो गया रीसेट का। तो ये दो बटन हमने कहीं तो लगा रखे हैं। ओपन अकाउंट और रीसेट।
थोड़ा नीचे कर देते हैं, कोने में ले आते हैं, नीचे कर देते हैं, कोने में ले आते हैं। ग्रीन की जगह वही दे देते हैं जो चल रहा है। कलर रूखा रूखा क्यों आ रहा है? अच्छा, FG लगा रखा होगा। FG, फोरग्राउंड कलर। नहीं नहीं, बैकग्राउंड कलर तो हो गया पाउडर ब्लू, और FG कर रखा था मैंने वाइट। तो वाइट और पाउडर ब्लू मिलकर वो कलर दिखा रहे थे। अगर नहीं, अकेला जो टेक्स्ट है बटन पर, उसी को तो FG से मैनेज करते हैं। सही आ गया। तो ओपन अकाउंट वाला तैयार हो गया। अब देखो, मैं जितना लिख रहा हूँ उतना आपको एक आइडिया हो सकता है। अब आप घर जाके इसमें जो जो आपके मन में चल रहा है, आप अपना स्पेस बनाकर और फीचर ऐड कर सकते हो। आपको कर रहा है आधार तो लो सर, एड्रेस भी लो, नॉमिनी भी लो, डेट ऑफ बर्थ भी लो। ऑब्वियसली लेना चाहिए सब चीजें, है ना? तो आप अपना कोड लिखो, क्योंकि मुझसे लिखवाओगे बार बार वही कोड, फायदा क्या है ना? आप भी थोड़ा घर जाके कंट्रीब्यूट करोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। तो आप अपने एंड पर इसमें ऐड कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अकाउंट खुलेगा तो माइनर अकाउंट खुलेगा, अडल्ट खुलेगा, पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें एड्रेस ले लो, आधार ले लो, है ना, नॉमिनी डिटेल ले लो, फादर का नेम ले लो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने को लेते रहो। अकाउंट टाइप किसी का मन कर रहा है, अकाउंट टाइप भी ले लो। ठीक है। हो सकता है इतना लेने के लिए आपको ये फ्रेम बड़ा करना पड़े, है ना, कुछ और सोचना पड़े। तो सोचना कैसे होगा, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट में यूजर जिसका अकाउंट डिलीट करना है, सीधा अकाउंट नंबर दो और डिलीट, बात खत्म। है ना, इतना करके छोड़ देते हैं उसको। अगर अच्छा, मतलब थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाह रहे हो, तो उसके लिए या तो जो आप कह रहे हो वो कर दो, या फिर कंफर्मेशन डायलॉग लगा दो, जो लॉगआउट पे लगा रखा है वो भी कर सकते हो। दोनों में से कोई सा जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ये बात सही है इनकी, कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एडमिन डिलीट कर रहा है, तो जिस अकाउंट को डिलीट कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट खुद उसके अकाउंट की मेल निकालेगा बैकएंड में, और उसकी मेल पर एक OTP सेंड करेगा। फिर यूजर मेल चेक करके बताएगा OTP ये आया है एडमिन को। फिर एडमिन उस OTP को एंटर करेगा, तब डिलीट हो सकता है। ये ये भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट पूरा होगा डिलीट करते समय, है ना? ये शायद ज्यादा सही लग रहा है, ये कर लेते हैं। हाँ, ये मैंने कल कहा था आपसे कि जब मैं इनर फ्रेम को स्विच कर रहा हूँ, तो पुराने वाले को डिलीट नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब करना रह गया, अब लिख गया तो उसी पे आगे चला रहा हूँ। तो आपको पुराने वाले फ्रेम को, आई फ्रेम को हटाना पड़ेगा। तो ज्यादा एक अच्छा कोड होगा। नहीं हटा रहे हो तो मेमोरी थोड़ी वेस्ट हो रही है, फ्रेम पर फ्रेम आ रहा है आई वाला। ठीक है, हमें करना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले तो अकाउंट नंबर पूछेंगे पूछेंगे, उसके बाद OTP सेंड करने का लिखेंगे।
सोचो, ऐसा ही मैंने कुछ अभी थोड़ी देर पहले कहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? जिसमें अकाउंट नंबर फॉरगॉट में लिखा है। तो अकाउंट नंबर दो, एंट्री दो। अच्छा, ईमेल इस बार मांगने की जरूरत थोड़ी है यूजर से। ऑटोमेटिक पीछे से हमारा प्रोजेक्ट उठा लेगा ईमेल, है ना, क्यों उसको परेशान करें। कैप्चा वैप्चा की जरूरत ही नहीं जब ओटीपी सेंड कर ही रहे हैं तो इसको उठा कर डाल दिया ऊपर। ये है डिलीट अकाउंट वाले में। आई फ्रेम, एंट्री, आई फ्रेम। ठीक है। उसके बाद बटन लगाएंगे सीधा सेंड ओटीपी वाला। अब देखो, मेरे से ब्रेन में आया है, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फिर आपको अलग सोचना पड़ेगा। जैसे ओटीपी सेंड कर दिया तो आप जरूर पूछते, पूछा नहीं आपने, पता नहीं क्यों रहम कर दिया मेरे ऊपर कि सर वो टाइम भी तो हो सकता है उसमें कि 2 मिनट तक ही रहे, 3 मिनट तक रहे, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाए और फिर रीसेंड ओटीपी का बटन लगाएं। ये भी होना चाहिए कायदे में। तो अगर आप ये वाला कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जो कि हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन करना चाहो तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको अगर टाइमर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसमें थ्रेडिंग लगानी पड़ेगी। एक थ्रेड चलेगी जो आपका टाइम काउंट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। अगर वो थ्रेड हमारा कंप्लीट हो जाती है तो अब आपका वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपका रीसेंड वाला बटन आ जाएगा। तो करना चाहो तो आप अपने लेवल पर करना। जिसका नहीं हो रहा होगा मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का जो बहुत ज्यादा यूज है वो वेब एप्लीकेशन बनाने में ज्यादा अच्छा है। हम जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें ठीक है, अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। बट हमें कितना टाइम लगाना चाहिए, थोड़ा वो हमें स्मार्टली डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक इनपुट दे दिया कि ऐसा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग। हम एक्सपायर ओटीपी वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो रीसेंड ओटीपी वाला बटन अपने आप आ जाएगा। अगर टाइम डॉट स्लीप लगाओगे तो पूरा प्रोजेक्ट ही स्लीप हो जाएगा। फिर आप कहीं कोई क्लिक विलिक भी कुछ नहीं होगा, फिर स्क्रीन पूरी पॉज हो जाएगी। जो मेन थ्रेड चल रही है, पूरा प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है वो मेन थ्रेड पे चल रहा है, वो मेन थ्रेड ही पॉज हो जाएगी। हम चाहते हैं मेन थ्रेड पॉज ना हो। यू एडमिन जब तक आपका ओटीपी नहीं बता रहा है, कहीं और जाके कुछ करके आना चाहे तो करके आ सकता है अपना। ठीक है, ऐसा करके कुछ अगर सोच रहे हो तो कर सकते हो। बहरहाल हम उसको लेकर नहीं आ रहे, वापस आ जाते हैं इस पर और ओटीपी बटन लगा दिया। आई फ्रेम। अब देखते हैं कहाँ पर क्या बना। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। फिर एक बटन उधर लगाना पड़ेगा। नहीं, वो तो इसके क्लिक पर आएगा हमारा। ठीक है, अभी नहीं। अकाउंट नंबर को थोड़ा सा बैकग्राउंड सही कर देते हैं, ओटीपी वाले को ऊपर कर देते हैं। ऊपर कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं। एक और इनपुट मैं आपको देता हूँ। मैं नहीं करूंगा, बस मैं दे रहा हूँ इनपुट, जो घर पे अपना कर सकता है। आप ऐसी 4-5 इमेज बना लो और उस इमेज का स्लाइडर आता रहे। हर सेकंड के बाद इमेज बदलती रहे, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये भी थ्रेडिंग से होगा। तो अगर इसमें थ्रेडिंग ऐड कर दोगे तो इमेज का स्लाइडर बनना शुरू हो जाएगा। आप इसमें अगर टाइम दिखाना चाहते हो, चलता हुआ टाइम, कि अभी इतने बज रहे हैं और यहाँ पर टाइम आता रहे, 4:30, 31, 32, 33, 33, एक थ्रेड इसकी बनेगी। फिर जितने कंकरेंटली काम करना चाहते हो, रूट विंडो मेन थ्रेड चला रही है, इमेज का स्लाइडर अलग थ्रेड चलाएगी, टाइम चलता हुआ नजर आए
ये अलग थ्रेड चलाएगी। तो टोटल 3 थ्रेड हो जाएंगी। और फिर ओटीपी सेंड वाला वो उस वाले पर्टिकुलर फ्रेम के लिए एक थ्रेड और बन जाएगी हमारी। तो ऐसे मल्टी थ्रेडिंग का यूज रियल प्रोजेक्ट में कैसे हो सकता है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो जितना भी एनिमेशन जैसा फीचर आता है वो सब मल्टी थ्रेडिंग से ही आता है। जितनी भी आप 2D 3D मूवी या गेम्स देखते हैं उसमें हर डी एक थ्रेड ही तो होती है। चलो आगे देखो। ये डिलीट अकाउंट की कहानी हो गई हमारी अभी के लिए। अब इधर आ जाओ, व्यू। तो व्यू अकाउंट में आप अकाउंट नंबर दो, बटन लगा दो व्यू का, और डिटेल आ जाएगी। इसमें कुछ और करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। डायरेक्ट अकाउंट देखा जा सकता है। ठीक। तो अब जो ये वाला था अकाउंट नंबर एंट्री बटन, यही वाला व्यू में लगा देते हैं। अकाउंट नंबर एंट्री, ओटीपी की जगह व्यू बटन लगा देते हैं। जो जो मैंने सजेशन दिए हैं, अगर कोई कर रहा है और नहीं होगा तो मैं उसके साथ एक बार देख सकता हूँ, है ना। लेकिन आपको सर हम कुछ नहीं कर रहे, आप ही करो, तो फिर वो शायद फिर मैं नहीं करूंगा। और यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है और तो कुछ करना नहीं है। एक काम करते हैं, डिटेल यहाँ लगा देते हैं व्यू बटन। ठीक है, क्योंकि यहीं पर डिटेल दिखा देंगे, या नीचे भी दिखा दोगे तो ठीक है, एक ही यूजर को दिखानी है। ठीक है। चलो, ये वाला सेक्शन आपका चलना शुरू हो गया। अब लॉग आउट कर देते हैं। अगला पॉइंट हमें ये सोचना है कि यहाँ से क्लिक करने पर एडमिन पे जा रहे हैं। अब इसमें इतना ऐड करो कि आप यहां से जरूर सेलेक्ट करें। इस पे क्लिक करें तो एडमिन की स्क्रीन खुले, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो सेम मैनर में यूजर लॉगिन होने के बाद क्या करेगा उसकी भी तो स्क्रीन तैयार करो। अभी कोई डेटाबेस नहीं है, अभी कोई एंट्री नहीं है, बस ऐसे ही पूरे तैयार कर लेते हैं, लेकिन इस वाले चेकबॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब कोड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अब जहां पर हमारा लॉगिन फंक्शन बनाया था वहां पर आते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पर यू टाइप हम एडमिन लेके चल रहे हैं। तो अब इस कोड की डिजाइन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, देखो कैसे कर रहा हूँ। जरूरत के हिसाब से चेंज करने, फिर जरूरत पड़ेगी फिर चेंज कर लेंगे। इफ यू टाइप इक्वल टू एडमिन, तो यहां से एडमिन स्क्रीन पर कंट्रोल चला जाए। ठीक है, और ये पूरा कोड इसी के अंदर का है, जो हमें जरूरत पड़ने पर आगे सही करना होगा। जरूरत पड़ने पर ये हटाएंगे और ये पूरा कोड चलेगा। अगर यू टाइप एडमिन नहीं है, है ना, एलिफ यू टाइप इज इक्वल टू यूजर, तो अब एक स्क्रीन बनाएंगे अभी, जैसे हमने एडमिन स्क्रीन बनाई थी ऐसे एक बनाएंगे यूजर स्क्रीन। और यूजर स्क्रीन पर फिर जो काम करना है वो करेंगे। अब अगर यू टाइप की वैल्यू ना तो एडमिन है और ना ही यूजर है, इसका मतलब उस पर सेलेक्ट लिखा रह गया होगा जो हमने सेलेक्ट दे रखा था। अगर ऐसा है तो एक मैसेज बॉक्स बनाकर क्या दे देंगे उसको, एक शो एरर वाला दे देते हैं। काइंडली सेलेक्ट वैलिड यूजर टाइप। ठीक है, तो अब एक फंक्शन बनाना होगा, जैसे हमने बनाया वेलकम एडमिन कर रहे थे, ऐसी एडमिन स्क्रीन। ये फंक्शन कॉपी करेंगे और यूजर स्क्रीन का बनाएंगे। यूजर स्क्रीन, काफी कुछ कोड तो सेम लिखना है, तो जो सेम लिखना है वो कॉपी पेस्ट फ्रेम बनाना है।
प्रेम के बाद नहीं, एडमिन स्क्रीन ये था। प्रेम बनाना है, वेलकम करना है, लॉग आउट करना है, इतना तो सेम है। एक काम करता हूँ, लॉग आउट वाले को भी कॉपी कर लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। वेलकम। अब वेलकम के आगे यूजर का नेम डायनेमिक आएगा, क्योंकि यूजर कई सारे हैं, एडमिन तो एक ही था। अब सोनू लॉगिन करेगा तो वेलकम का आगे सोनू आएगा, मोनू करेगा तो मोनू आएगा। और ये जब डेटाबेस हमारा चालू होगा, उस समय की कहानी होगी कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो डायनेमिकली डेटाबेस से आएगी, जो लॉगिन करेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखते हैं पहले इतना ढांचा। मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। काइंडली सेलेक्ट वैलिड यूजर टाइप। अब अगर मैंने एडमिन पे क्लिक करा तो एडमिन वाले पर आ गए। अगर मैंने यहाँ पर यूजर पे क्लिक करा तो ये नहीं चल रहा अभी। चलो देखते हैं कहाँ कुछ गलत हुआ। तो जो हमारा कमांड एक्शन था, नहीं वो तो ठीक है, लॉगिन बटन तो एक ही है। फंक्शन का नाम क्या बनाया, यूजर अंडरस्कोर स्क्रीन। और लॉगिन बटन के अंदर से हम उसे पास लिख कर आ गए आई गेस। हाँ, तो यहाँ से यूजर स्क्रीन को कॉल करेंगे। यूजर वेलकम, वेलकम के आगे जो भी नाम होगा डायनेमिकली आएगा। फिर लॉगआउट बटन थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाते हैं। आ, ये है एडमिन स्क्रीन का, यूजर स्क्रीन का लॉग आउट थोड़ा सा इधर। चलो कर लेते हैं अब आगे। अब क्या करना है, यूजर क्या क्या कर सकता है पहले उसका प्लान करो। हमने कहा बैलेंस चेक करेगा, अपना प्रोफाइल अपडेट करेगा, प्रोफाइल में अपना नाम चेंज कर सकता है, ईमेल मोबाइल चेंज कर सकता है। उसी में सब आ गए, पासवर्ड ईमेल मोबाइल सब उसमें डाल देते हैं। लगाओ सर बटन, बटन फिर। तो ये बटन मैंने यहाँ से कॉपी करा, यहाँ लगाया, और इसका पहला नाम कर दिया चेक बटन, बैलेंस चेक करने का। चेक डिटेल्स करके, और ये फ्रेम पे ही ठीक है। और इसको कर दिया चेक डिटेल्स, कलरफुल थोड़ा कर देते हैं। मान लो इसको मैंने कर दिया येलो। और कमांड अभी हटा देते हैं, एफ जी इक्वल टू वाइट, पोजीशन एक्स जीरो, वाई को पॉइंट टू। दूसरा बटन बनाया डिपॉजिट, और यहाँ पे लिख देते हैं डिपॉजिट। और डिपॉजिट मतलब कुछ आना, आना मतलब ग्रीन। अब मुझे पता है कि ये बटन बड़ा बनेगा, ये बटन छोटा बनेगा, ठीक है। तो क्या करो, दोनों की विड्थ दे दो 10 करके देखी। ठीक है, डिपॉजिट के बाद विड्रॉ। विड्रॉ, विड्रॉ मतलब जाना, जाना मतलब खतरा।
लाल कर दिया। इसको एक नीचे कर दिया, 0.4। उसके बाद डिपॉजिट, विड्रॉ, चेक, ट्रांसफर। किसी को पैसे जमा करना है तो ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर के अलावा और क्या हो सकता है? हिस्ट्री वाला हो सकता है ना? हिस्ट्री आप देखना चाहो ट्रांजैक्शन की अपनी, तो हिस्ट्री देख सकते हो। इसी में आ जाएगा चेक में। इसी में डिटेल सब दिखा देते हैं। अपडेट वाला रह गया। अपना पासवर्ड बदल लेगा, नाम बदल लेगा, ईमेल, मोबाइल, सब इसी बदलवा देते हैं एक ही बार में। एक बार देख लो कैसा लग रहा है, गलत ना हो रहा हो। विथ 10 थोड़ी छोटी रह गई। येलो वाले पर या तो रेड से लिख दो तो अच्छा लगेगा, या ब्लैक से लिख दो। तो येलो वाले पर या तो रेड से लिख दो या ब्लैक से लिख दो। चलो ब्लैक ही सही है। और छोटे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इनको बढ़ाकर, मान लो मैंने कर दिया 10, 12 कर करके देखते हैं। पहले एक कर लेते हैं, फिर सब में चेंज करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है। सबके बटन इतने कर देते हैं। और एक्स बढ़ाओगे थोड़ा? चलो थोड़ा सा करके देख लेते हैं और क्या है। तो बेथ सबकी हमने 12 सोच ली, फिर अब अगला क्या है? अगला है, आप कह रहे हैं एक्स थोड़ा सा, तो 0.00 कर देते हैं। एक बार देख लो। ये बहुत कम हो गई क्या? बताओ बीच का कोई सॉल्यूशन। प्लेस मैटिक नहीं आती। 0 1 की जगह 0 5 लगा के देखें। ये फिर भी ठीक है। हाँ, अच्छी अप्रोच है, बना सकते हो। अब सोचो, इस पूरे प्रोजेक्ट में और बेटर क्या कर सकते हो। मान लो कोई क्लाइंट आया,
ये आपका सीनियर आया, बोला यार कलर अच्छे नहीं लग रहे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, पिंक की कुछ और लगा दो। आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने हार्ड कोडेड पता नहीं कितनी जगह बैकग्राउंड कलर पिंक लगा रखा है। तो आप ऊपर एक बैरल बना सकते थे, फ्रेम बैकग्राउंड पिंक, बटन बैकग्राउंड पाउडर विलो। अब अगर वो चेंज करने के लिए बोले तो ऊपर वेरिएबल में चेंज कर दो, और हर जगह जो आपने हार्ड कोडेड डबल स्ट्रिंग लिखी डबल कोट वाली, उसकी जगह वेरिएबल लगाते हैं, तो एक ही बार में चेंज हो जाता है ना। तो इस तरह से जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, पर आपका मन करेगा दोबारा बनाने का, जो जो हमने गलतियां कर दी हैं, उन गलतियों से जो हम सीख रहे हैं उनको सही करते हुए फिर से बनाओ दोबारा। फिर उसके बाद जो इनका वाला आइडिया था, अच्छा आइडिया है कि आपने एक ही फाइल के अंदर 300 लाइन लिख दी। आप इसको 3 फाइल बनाते, 100 100 की। एडमिन अलग प्रोग्राम बनता, जिसमें सिर्फ एडमिन वाले कोड होता, और एडमिन वाला एक डेवलपर अपने लैपटॉप पर घर बैठ के काम कर रहा है। यूजर वाला कोड लिखने को मैंने दूसरे बंदे को दे दिया है, तो अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे लिख रहा है। एक बंदे को मैंने दे दिया फॉरवर्ड वाला, एक को दे दिया मैंने ये वाला, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं अपने, और चारों ने अपने अपने कोड पेन ड्राइव में मुझे दे दिए, मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, और एक दूसरे में फिर इंपोर्ट करने लगे। तो मॉडुलरिटी ऐसे आ जाती है, क्योंकि ऐसे जैसे आप बना रहे हो, इस तरीके से एक ही इंसान प्रोजेक्ट बना सकता है। जिस टाइम पे एक बंदा कोड लिख रहा है दूसरा खाली बैठेगा, जब दूसरा लिखेगा तो बाकी खाली बैठेंगे। तो कोड मॉडुलरिटी के साथ बनना चाहिए, अच्छा होता है। बट द पॉइंट इज कि पहला ही प्रोजेक्ट ऐसा बनना चाहिए, तो फिर बनेगा ही नहीं आपसे। अगर आप सोचने लगे पहला प्रोजेक्ट मैं ऐसे ही बनाऊंगा जैसे आप कह रहे हैं, तो बनेगा भी नहीं आपसे, वो कंट्रोल ही नहीं होगा। अब आप इतना लिख चुके हो, तो आपका ब्रेन ना प्रैक्टिकल देख चुका है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, और फिर उनके सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं, अब आपका ब्रेन उनको सीखने को तैयार है ना। इसका मतलब है जब 3 4 प्रोजेक्ट बना लोगे, तो जो चौथा पांचवा प्रोजेक्ट बनेगा, वो बनेगा जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है पूरा। तो पहला तो लर्निंग है कि पूरा सीख रहे हैं कि सारे टॉपिक एक साथ कैसे लगेंगे। अब सोचो, इसमें लूप भी आ गया, इफ एल्स तो चल ही रहा है, ठीक है, इंटर पूरा यूज हो रहा है हेवीली। अभी मैंने आपको क्लू दिया थ्रेडिंग ऐड करने का, आप कर सकते हो। अभी इसमें रेजेक्स भी ऐड करूंगा मैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी इसके अंदर फाइल हैंडलिंग भी आ जाएगी। अभी इसके अंदर मॉड्यूल इंपोर्ट हो ही रहे हैं, इसके अंदर लिस्ट टपल चल ही रही है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा ऑब्जेक्ट ही है, सारे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें आएगी, अभी ट्राई एक्सेप्ट वगैरह, बहरहाल। तो अब अभी इसमें एक बटन लगाने से रह गया था, वो भी लगा देते हैं, हिस्ट्री वाला। अब देखो इस वाले में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर आप चाहोगे तो हिस्ट्री वाले में। इसको अपडेट वाला रूखा रूखा क्यों लग रहा है? आपको लग रहा था रूखा रूखा? ठीक है। और इसको अब देखो, जब आप यहाँ क्लिक करोगे या कहीं भी क्लिक करोगे, तो क्या चाहते हो? यहाँ पर एक तो पिक्चर लगा देंगे, प्रोफाइल पिक्चर, अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो हम चाहते हैं कहीं मत जाओ, एक इनर फ्रेम और बना दो। अब ये काम मैं आपको करने को दे रहा हूँ, 2 दिन है आपके पास। हर बटन के क्लिक पर एक इनर फ्रेम आई, जैसे एडमिन वाले में आ रहा था, यहाँ पर लिख कर आना चाहिए दिस इज चेक डिटेल स्क्रीन।
अंदर क्या आएगा वो मैं कराऊंगा। तो अंदर वाले फ्रेम का बॉर्डर लगा देना जैसे वहां लगाया था, ऐसे ही इसके क्लिक होने पर भी आना चाहिए, इसके क्लिक होने पर। मतलब एक दो तीन चार छः, छः इनर फ्रेम और आपको दिखाने हैं इन हर बटन के क्लिक पर। और हर फ्रेम पर ऊपर हेडिंग में उसका लेबल बता देना कि ये हमारा किस चीज का है। प्रोफाइल पिक्चर कोई भी एक डिफॉल्ट डाउनलोड कर लेना, जैसे ये लगाई है आपने, उसी तरह से एक डिफॉल्ट पिक्चर कोई डाउनलोड कर लेना गूगल से और यहाँ लगाने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहला काम हो गया जो कर लोगे अगर करने बैठोगे तब, वो ये इन सारे बटन के इनर फ्रेम आप यहाँ पर बनाकर चलाकर ला सकते हैं। जब ये हो जाए तो कोशिश करना यहाँ पर कोई एक डिफॉल्ट इमेज दिखाने की। ठीक है, जगह थोड़ी कम लगे तो थोड़ा थोड़ा नीचे खिसका लेना, सबको थोड़ा थोड़ा नीचे खिसका लेना बटन। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, जगह बन जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, चलो। तो अब अगला काम जो मैं कराऊंगा क्लास में ही, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर, तो जितनी ट्रांजैक्शन आई है सारी ट्रांजैक्शन रो कॉलम की फॉर्म में देखनी चाहिए। किस तारीख को हुई थी, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, किस तारीख को हुई थी, अमाउंट कितना था, क्रेडिट था, डेबिट था, अपडेटेड बैलेंस। यानी कि टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाना है। तो टेबल की फॉर्म में डेटा कैसे दिखाएंगे, तो टी के इंटर जब मैंने पढ़ाया था तो सिर्फ ग्रिड लेआउट आपका एक आइडिया दिया था जो आपकी ग्रिड की फॉर्म में डेटा दिखा सकता है, उससे देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। जैसे आप पिलो यूज कर रहे हो, अभी फिर मेल करोगे तो जीमेल भी तो यूज करोगे। इसी तरह से टीके इंटर टेबल नाम से एक मॉड्यूल होता है, पिप इंस्टॉल टीके इंटर टेबल, जो क्या करता है टेबल के फॉर्म में डेटा दिखाने वाला काम करता है, आप उसका यूज कर सकते हो। ट्री व्यू नाम का एक कंपोनेंट होता है, ट्री व्यू कंपोनेंट के साथ आप जा सकते हो, जो आगे रो कॉलम की फॉर्म में डेटा दिखाने वाला काम करता है। जब भी आपको रो कॉलम की फॉर्म में डेटा देखना है स्क्रॉलिंग के साथ, तो दो ऑप्शन है, ट्री व्यू, ट्री व्यू टी के इंटर का ही कंपोनेंट है, अलग से कुछ नहीं करना। टेबल, टी के इंटर टेबल नाम से एक कंपोनेंट है लेकिन वो अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का है, पहले उसे आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखेंगे, चलो कितना कर पाएंगे। चलो फिलहाल अभी इतना रखते हैं, और जो मैंने काम दिया करने को इसको करना, बाकी आप एड ऑन क्या कर सकते हो अपने लेवल पर वो कर लेना।